तेरा कोई ना कोई दोस्त होता होगा ब्रो, उसके दिमाग में हमेशा चुल मचा रहता है, ठीक है। वो शांत नहीं बैठ सकता है, उसके दिमाग में इतना चुल रहेगा कि कुछ ना कुछ हरामी प्रिंग करते रहता है वो। कभी कभी देखता होगा तो खड़ा है, वो आया पीछे से तेरे को धक्का दे दिया, या फिर साइड से तेरे को धक्का दे दिया, है कि नहीं। उसके बाद फिर क्या होता है, तू भी पलटता है, चार लात मारता है ना। लेकिन पलट के चार लात मारने से पहले क्या होता है, वो देख। जैसे ही तेरे को धक्का मारा पीछे से, तू उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता, मतलब जिस साइड से धक्का मारा, इधर से धक्का मारा, तो इसी साइड में आगे बढ़ेगा। मान लेते हैं अगर इस साइड से धक्का मारा तो तू इसी साइड में आगे बढ़ेगा। अगर इस साइड से धक्का मारा, इस साइड में आगे बढ़ेगा। अगर नीचे से धक्का मारा, तो तू इसी साइड में आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये जो धक्का मारा वो क्या किया, एक बल लगाया, समझा। उस बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है। ठीक। ये जो फोर्स लगाया, तो तू आगे बढ़ेगा। मतलब फोर्स का ये प्रभाव है कि तेरे को आगे बढ़ा दिया, अपने जगह से हिला दिया, है ना। तेरे को गुस्सा दिला दिया। तो हम लोग यही प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फोर्स का कौन कौन सा प्रभाव होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले कितने तरह का फोर्स होता है, कितने तरह का बल होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गति का नियम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। ठीक, क्योंकि हर एक बार एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गया। उसके बाद फिर हम लोग एक बार रिवीजन सीट देख लेंगे इसका। और लास्ट में उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू एमसीक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो एमसीक्यू पूछा गया है इस टॉपिक से, वो हम लोग देखने वाले हैं, समझ गया। और ये जो टॉपिक है ब्रो, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है। देखो अभी एक दो पेज में ये टॉपिक निपट जाएगा, लेकिन ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। ये हमारी डेली लाइफ में हर एक जगह यूज होता है, समझ गया। तू चाहे गाड़ी को धक्का लगाए, या फिर अपने स्कूल बैग को उठाए, तू अपने फोन को चला रहा है ना, तो उंगली भी फोर्स लगा रहा है स्क्रीन के ऊपर, समझ गया। ये जो घर बना हुआ है, ये भी फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, कि कहाँ से फोर्स लगेगा, तो बीम कहाँ पे देना है, पिलर कहाँ पे लगाना है, समझ गया। तो ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये इतना बड़ा चीज़ है कि उतना पढ़ना भी कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उतना एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं। तो हम तेरे को उतना ही पढ़ाएँगे जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल मत ले। समझ गया ब्रो? तो चल स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले तू ये समझ कि जैसे तेरे घर में ये बाइक लगा हुआ है, क्योंकि लड़कों को बाइक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है? तो ये तेरे घर में बाइक लगा हुआ है, समझा? और इस बाइक को अगर तेरे को एक जगह से दूसरे जगह पे लगाना है, तो तू क्या करेगा? तू उस बाइक को या तो आगे की ओर धक्का देगा, या तो पीछे की ओर खींचेगा, समझ गया? उसी तरह से अगर तेरे घर में कोई सामान रखा हुआ है, जैसे मान लेते फ्रिज रखा हुआ है, और तेरे घर वाले बोले कि इस फ्रिज को हटा के दूसरे जगह लगाओ, तो या तो उस फ्रिज को तू धक्का देगा, या तो उस फ्रिज को खींचेगा अपने जगह से हिलाने के लिए। तो ये जो तू धक्का दे रहा है, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं धक्का देना और इंग्लिश में बोलते हैं पुश, समझा। और ये जो तू खींच रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं खींचना, या और इंग्लिश में बोलते हैं पुल, ठीक है। इसी धक्का देना और खींचने को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। और फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल। यही लिखा हुआ है, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या फिर धक्का देते हैं, तो हम उसके ऊपर बल लगाते हैं, समझ गया। और इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, फोर्स इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच कैन चेंज इट्स शेप, इट्स स्पीड, इट्स डायरेक्शन, इट्स ब्रिंग इट टू रेस्ट। कहने का मतलब, फोर्स वह है जब हम किसी भी वस्तु के ऊपर लगाते हैं, या तो उसको धक्का देते हैं या तो खींचते हैं, और उस फोर्स के कारण चेंज हो जाता है शेप, मतलब उसका जो आकार है वो बदल जाता है, या फिर उसका स्पीड बदल जाता है, गति में परिवर्तन आता है, या तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है, या तो वो रेस्ट में आ जाता है, समझ गया। अब देख लो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन यही पूछ देगा तेरे से कि फोर्स का ऐसा यूनिट बताओ, और हर एक बार एग्जाम में देखा गया है कि ये पूछता ही है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन क्यों है, क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। उन्हीं के नाम पे रखा गया है फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, एन। अब ये होता क्या है ये समझ तू पहले। मान ले तेरा वजन कितना है, 50 केजी। अब तू किसी इंसान को बोलेगा सिर्फ 50 केजी नहीं बताएगा, तो वो क्या समझ पाएगा कि 50 केजी है या फिर 50 लीटर है? नहीं, है ना। वजन बताने के लिए यूनिट क्या होता है, केजी, समझ गया। तो 50 केजी बोलना पड़ेगा। अब पेट्रोल पंप पे गया, तो पेट्रोल लेना है तेरे को, तो तू क्या बोलेगा, 1 लीटर, है ना, क्योंकि पेट्रोल लीटर में नपाता है, कोई भी लिक्विड लीटर में नपाता है, समझ गया। अगर मान लेते हैं तेरे को पूछा जाए कि तू कितने बजे घर आएगा, तू बोलेगा 5 बजे, समझा। 5 बजे क्या, एएम या फिर पीएम? तो तू बोलेगा 5 बजे पीएम में आएंगे, मतलब 5 बजे शाम में आएंगे, समझ गया। उसी तरह से तू किसी भी चीज के ऊपर बल लगा रहा है, तो वो कितना बल लगा रहा है किसी को बताने के लिए तू क्या बोलेगा, तो उसको बताने के लिए तू यही बोलेगा कि हम 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं, समझा। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, समझ गया। अगला क्या है, अगला है इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव। कहने का मतलब, जैसे तू शांति से खड़ा था और तेरा दोस्त पीछे से आया और धक्का मार दिया, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये हुआ था ब्रो कि तू उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गया था, समझा।
तो ये फोर्स का प्रभाव है कि तेको आगे धकेल दिया, वो अपनी जगह से हिला दिया। समझा? तो अब हम लोग उसी प्रभाव को पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगता है, मतलब बल लगता है, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक छोटा सा बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम तेको देते हैं। तो ग्राउंड में गया खेलने के लिए, ठीक है, फुटबॉल, समझ गया। तो फुटबॉल जो है जमीन पे रखा हुआ है ये, और ये रहा तू खड़ा, समझ गया। अब जब तू फुटबॉल के ऊपर बल लगाएगा ना, बल मतलब फोर्स, तो होगा क्या। सबसे पहले होगा गति में परिवर्तन। गति में परिवर्तन क्या हुआ, मतलब स्पीड चेंज होना। समझा? कैसे? फुटबॉल यहाँ पे रखा हुआ है, अब तू इसके ऊपर फोर्स लगाया, अगर धीरे से लात मारेगा तो बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। समझ गया? एग्जाम्पल में अगर तू 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन यही अगर तू 5 न्यूटन का फोर्स लगा दे तो बॉल स्पीड में आगे बढ़ेगा। यही अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे तो और स्पीड में आगे बढ़ेगा। समझा? तो इसी को बोलते हैं गति में परिवर्तन, मतलब स्पीड में परिवर्तन होना। समझ गया? दूसरा, दिशा में बदलाव। मान ले ये बॉल रखा हुआ है, अब तू लात मारेगा, या तो इस डायरेक्शन में जाएगा, या तो इस डायरेक्शन में आएगा, या तो आगे जाएगा, या तो पीछे जाएगा। तो डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं। अगर इससे समझ में नहीं आया तो तू ऐसे समझ कि तेरा दोस्त फुटबॉल में लात मारा, और फुटबॉल आगे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और तू क्या किया, तू इस डायरेक्शन में लात मार दिया। तो फुटबॉल यहाँ आया, उसके बाद फिर इस साइड जाने लगा। पहले यहाँ से ऐसे इस साइड जा रहा था, उसके बाद इस साइड जाने लगा। समझा कि नहीं। उसी तरह से अगर क्रिकेट तू खेलता है, तो देखता होगा जब बॉल फेंकता होगा तो बॉल स्विंग कर जाता है। यहाँ बज रहा, फिर ऐसे बॉल कट गया, यहाँ बज रहा, बॉल ऐसे कट गया। समझ गया? तो इसी को बोलते हैं स्विंग करना। शायद गलत भी बोल सकते हैं क्योंकि मेरे को क्रिकेट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है ब्रो। और एक चीज और देखता होगा, बॉल यहाँ बज रहा है, तो बॉल सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्रिकेटर जो होता है, जो बैट्समैन होता है, वो मारता है बैट से, इस डायरेक्शन में घुमा देता है, या तो इस डायरेक्शन में घुमा देता है, या तो इस डायरेक्शन में घुमा देता है। तो ये दिशा बदल देता है। तो ये बैट से बॉल के ऊपर क्या लगाया था, बल लगाया था, फोर्स लगाया था। समझा? अगला क्या है, अगला है आकार में परिवर्तन। जब तू फुटबॉल में लात मारेगा तो क्या होता है, फुटबॉल ऐसे गोल है, तो पहले ये फुटबॉल हल्का चिपकेगा, समझा, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा। अगर इससे समझ में नहीं आया तो हाथ में एक बॉल ले और उसको दबा। दबाने का मतलब तू उसके ऊपर फोर्स लगाया, जब तू दबाएगा तो बॉल सिकुड़ेगा। समझा? तो उसमें आकार में परिवर्तन आता है जब फोर्स लगता है, बल लगता है तो। समझ गया? उसके बाद है वस्तु को स्थिर करना। अगर कोई चीज चल रहा है, बॉल आगे घुड़क रही है, तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, तेरे को बल लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में। अगर साइकिल चल रही है, ठीक, अगर इसको रोकना है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट में। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, या फिर हाथ से ही इसको पीछे की ओर खींचते हैं। साइकिल आगे जा रहा है, इसको पीछे से खींचेगा। समझा? या तो पैर से खींच, या फिर साइकिल से उतरा हुआ है तो हाथ से खींच, तो वो साइकिल रुकेगा। तो वही लिखा है, वस्तु को स्थिर करना, चलती साइकिल पर ब्रेक लगाना। समझ गया? तो मतलब ये सब फोर्स का प्रभाव है, मतलब बल अगर किसी भी चीज के ऊपर लगाएगा तो ये सारा चीज होगा। अगर ये सारा चीज नहीं हुआ तो इनमें से कोई एक चीज जरूर हो जाएगा। समझा? तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ, उस चीज के ऊपर हमने बल लगाया। बहुत ही आसान है ब्रो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे को समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ, हम बताने के लिए तैयार हैं। समझा? बेझिझक पूछ। बोलेगा भाई बच्चा वाला सवाल है, क्या पूछे, कोई कमेंट पढ़ेगा, अरे कमेंट पढ़ने वाला पढ़ेगा। उसके पढ़ लेने से तेरे को आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ब्रो। समझ गया? तो तेरे को नॉलेज गेन करना है तो बेशरम बन, और बेशरम बन के आराम से नॉलेज गेन कर, चाहे जहां से मिले। समझ गया? किताब से मिले, लैपटॉप से मिले, कोई बच्चा भी अगर तेरे को कुछ बता रहा है ना, तो वो शर्मा मत, उससे सीख ले। समझ गया ब्रो? तो अगला हम लोग देखने वाले हैं ब्रो, टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मतलब बल का कितना प्रकार होता है। समझा? बल का 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक, जिसको संपर्क बल बोलते हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं, स्पर्श बल। समझ गया? अगला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं असंपर्क बल, और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं अस्पर्श बल। समझ गया? अब पहला देख ले तू। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स। ये होता क्या है, किसी भी चीज को हिलाने के लिए तो क्या करेगा, उसके ऊपर हाथ लगाएगा, या फिर पैर से हिलाना है जैसे फुटबॉल, तो उसके में पैर लगाता था, है ना। तो मतलब उसको छूता था, तब उसके ऊपर एक बल लगा पाता था। समझ गया? अगर मान ले तेरे पास फोन रखा हुआ है और तेरे को फोन चलाना है, और तू बेड पे रखा हुआ है, तो क्या दूर से चला लेगा, नहीं, उसको छूना ही पड़ेगा, हाथ में लेना पड़ेगा फोन को, है कि नहीं। उसी तरह से अगर प्लेग्राउंड में फुटबॉल रखा हुआ है, तो तेरे सोचने से वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं, उसको आगे बढ़ाना है तो तेरे को जाके लात मारना पड़ेगा। ये जो तू लात मारा, या फिर फोन को हाथ में लेके चलाया, या फिर किसी भी चीज को हिलाने के लिए, है ना, चाहे धक्का देने के लिए या फिर अपने और खींचने के लिए, तो उसमें सटेगा, है ना। वो सटने को हम लोग क्या बोलेंगे, संपर्क। समझ गया? उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। समझा? फोर्स जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब जिसमें तू जाके खुद सटे। समझा? बहुत ही आसान भाषा में तेरे को समझाएं। अब संपर्क बल जो है ब्रो, उसका बहुत सारा टाइप होता है, समझ गया।
लेकिन उतना टाइप पढ़ने का अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि बेसिकली एग्जाम में ज्यादा डीप लेवल का नहीं पूछता है। अगर कोई कोर फील्ड से तू जॉब नहीं ले रहा, जैसे एसएससी जेई वगैरह नहीं ले रहा है, ठीक है, देखो एसएससी का एग्जाम देना है, जेई का एग्जाम नहीं देना है, जूनियर इंजीनियर का, तो तू बेसिक चीज पढ़ेगा, तेरा काम बन जाएगा अपना, समझ गया। लेकिन हम तेरे को बेसिक से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, इसलिए टेंशन मत ले, तू इतना ही पढ़। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन जिसमें हम लोग तीन पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल। ये होता क्या है, ये हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, समझ गया। तू देखता होगा कोई सरफेस है, मतलब कोई सतह है जिसपे तू चलता होगा तो फिसलता नहीं होगा, और कोई सरफेस, कोई सतह है, ठीक है, सरफेस को हिंदी में सतह बोलते हैं। और हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बोलना पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, या तो सीबीएसई वाले, ठीक है, जो कि प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं, और एक बच्चे होते हैं जो कि सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं, और सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है सबसे पहले, दूसरा उतने अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, समझ गया। तो इसलिए हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, ताकि दोनों बच्चे समझ पाए, समझ गया। तो सरफेस को हिंदी में बोलते हैं सतह। तो एक सतह होता है जिसके ऊपर तू चलता होगा तो तू वहां फिसलता नहीं होगा, और एक सतह होगा जिसके ऊपर तू चलता होगा तो फिसल जाता होगा। जैसे तू अपने घर में चलता होगा नहीं फिसलता है, लेकिन बर्फ के ऊपर चलेगा तो तू फिसल जाएगा, समझ गया। या फिर तू टाइल्स मार्बल पे कभी कभी फिसल जाता होगा अगर पानी गिरा हुआ है तो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस पे एक फोर्स होता है, एक बल होता है, समझा, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, समझा, फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको। अब ये करता क्या है, जैसे तू इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है, तो वो फोर्स तेरे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, विपरीत दिशा में, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और ये करता क्या है, ये तेरे को फिसलने से रोकता है। आसान भाषा में बताएं तो ये तेरे को फिसलने से रोकता है। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा तू फिसलने का चांस होगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना कम चांस है तेरे फिसलने का, समझ गया। इसीलिए तू देखता होगा जो बर्फ में जाते हैं वो लोग फिसल जाते हैं, वो जो बर्फ में गाड़ियां चलती है वो लोग फिसलती होगी। तो इंस्टाग्राम पे रील देखता होगा, जो मनाली जाते हैं तो गाड़ी फिसल रही है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम है, इसलिए गाड़ी फिसल रही है। और हम लोग जो नॉर्मल रोड पे चलते हैं तो आराम से चलते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है, आराम से ग्रिप बना हुआ है, हम लोग को फिसलने नहीं देती है, समझ गया। तो यही था अपना फ्रिक्शनल फोर्स। अगला है नॉर्मल फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य बल। ये सामान्य बल क्या होता है? अब तू ये समझ, ये अपना धरती है, ठीक है, धरती के ऊपर अपना घर बना हुआ है। तो ये घर जो है ये धरती के ऊपर क्यों नहीं गिर जाता है, मतलब जमीन में क्यों नहीं चिपक जाता पूरा का पूरा? हम लोग धरती पे खड़ा है, हम लोग गिर क्यों नहीं जाते अपने आप? कभी कभी गिर जाते हैं, या तो पैर में चोट लगा हो या फिर जमीन ऊबड़ खाबड़ हो गिर जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग गिरते नहीं। ये जो तेरा टेबल रखा हुआ है तेरे रूम में, है ना, रूम के सरफेस मतलब कि जमीन पे, वो क्यों नहीं जमीन पे ही नीचे लेट जाता है? या फिर टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, तेरा लैपटॉप रखा हुआ है, तेरा फोन रखा हुआ है, तेरा कॉपी किताब रखा हुआ है, वो जमीन पे क्यों नहीं गिर जाता है? सोचा है कभी? तो ब्रो वो इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग सामान्य बल बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, समझ गया। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की दिशा में, समझ गया, 90 डिग्री पे, समझा। अब जैसे ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, तो ये बुक जमीन पे इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि ये जो सरफेस है, ये टेबल का सरफेस, सतह, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, समझा, ऊपर की दिशा में, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। और ये फोर्स जो है ये हमेशा 90 डिग्री पे लगता है, समझ गया। मान ले तू बचपन में गया होगा कभी गार्डन वगैरह, तो तू देखता होगा कि एक ऐसा स्लाइडर है ना, जिसपे कि ऊपर चढ़ते थे हम लोग और यहाँ से नीचे ससर जाते थे, समझ गया। तो अगर मान ले तू यहाँ पे है, या फिर कोई एक बॉक्स ही मान लेते हैं इसके बीच में है, ठीक है, तो वो कैसे होगा? वो बॉक्स ऐसे रखा हुआ होगा, समझा कि नहीं। तो ये बॉक्स जो है इसके ऊपर अगर नॉर्मल फोर्स लगेगा तो 90 डिग्री पे लगेगा ऐसे, समझ गया। अगर मान ले कोई ऐसे सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो ये बॉक्स के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा तो ये 90 डिग्री पे लगेगा ऐसे, समझा कि नहीं। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है 90 डिग्री पे, समझ गया। यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अगला है ब्रो अप्लाइड फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रयुक्त बल, ठीक है। जब तुम डायरेक्टली किसी चीज पर फोर्स लगाते हो, कहने का मतलब क्या है ब्रो, मान ले कि तेरे को ये बॉक्स हिलाना है, ठीक है, तो तू दो काम कर सकता है। पहले तू डायरेक्टली इसको जाएगा धक्का मारेगा, तो इसी को बोलेंगे हम लोग अप्लाइड फोर्स, समझ गया। दूसरा एक चीज और हो सकता है कि ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स के पहले, मतलब बगल में एक और बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इसी दोनों सटा हुआ है, ठीक है। तू गया ये छोटे वाले बॉक्स के ऊपर धक्का लगाया, तो ये छोटा वाला बॉक्स क्या करेगा, इस बड़े वाले बॉक्स पे भी धक्का लगाएगा, समझा। तो ये अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये डायरेक्ट फोर्स नहीं है। अगर तू डायरेक्टली इसी बड़े वाले बॉक्स के ऊपर धक्का लगाता ना, तो वो होता अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अगला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं असंपर्क बल, और इसका एक और नाम है अस्पर्श बल। और जैसा नाम से ही तेरे को पता चल रहा होगा, ऐसा बल जिसमें हम लोग छूते नहीं है ना, बिना छुए बल लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो, समझ गया। वही लिखा हुआ है फोर्स जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, समझा कि नहीं। एक एग्जांपल देख, एक बैलून है, समझा। अब इस बैलून को देखो हिलाना है अपनी जगह से, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है,
और तेरे को हिलाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि तेरे को छूना नहीं है इसको। तो तू क्या करेगा, इसके ऊपर फूंक मारेगा। जब तू फूंक मारेगा तो ये अपने जगह से हिलेगा, समझ गया ना। लेकिन अगर तू इसको हाथ से हिलाता तो ये हो जाता कॉन्टैक्ट फोर्स। अब तू बिना हाथ लगाए, पैर लगाए, बिना शरीर लगाए तो इसको हिला दिया, तो ये क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ गया ब्रो। तो इसमें पहला है ब्रो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। समझ गया। ये होता क्या है, ये समझ। ये रहा अपना पृथ्वी, समझा। और इसके पास एक जादू है, उस जादू का क्या नाम है, ग्रेविटी, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, समझा। अब इस जादू का काम क्या है कि सब कुछ पृथ्वी की ओर खींचता है। जैसे अगर तू पेड़ को देख रहा है, पेड़ से जो पत्ता गिरता है वो आसमान में ही क्यों नहीं चला जाता है, वो पृथ्वी जमीन पे ही आता है, इसी जादू की वजह से, समझा। अगर तू छत पे चढ़ा और तू बोला नहीं भाई अब सिस्टम हैंग हो गया ब्रो, है ना, अब हम कूद ही जाते हैं, तो तू आसमान में ही क्यों नहीं चला जाता है, तू धरती पे ही क्यों आता है, इसी जादू की वजह से, जिसका नाम है ग्रेविटी। या फिर मान ले तू यहाँ खड़ा है ठीक छत के ऊपर, अब तू क्या किया, तू एक बॉल को फेंका आसमान में, बॉल गया ऊपर लेकिन वापस जमीन पे ही गिर जाता है ना। ये ऐसा क्यों नहीं होता कि वो आसमान में ही चला जाए, ऐसा इसलिए होता है ब्रो, क्योंकि पृथ्वी के पास एक जादू है जिसका नाम है ग्रेविटी, है ना। मतलब धरती पे सब कुछ खींचता है, समझा कि नहीं, सब कुछ जमीन की ओर खींचता है। तो किताब में पढ़ता होगा ब्रो कि चंद्रमा जो है वो अपने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसा क्यों लगाता है, ऐसा इसलिए लगाता है क्योंकि पृथ्वी में एक जादुई शक्ति है जिसका नाम है ग्रेविटी, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उसी के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, समझ गए। और हम लोग पृथ्वी पे मतलब धरती पे हम लोग चिपके हुए क्यों रहते हैं, हम लोग हवा में क्यों नहीं चलते हैं, हम लोग इसीलिए हवा में नहीं चलते हैं क्योंकि पृथ्वी पे एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि हम लोग को धरती से चिपका के रखता है, समझ गया। और उस गुरुत्वाकर्षण बल का जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझा। इसी फोर्स के वजह से हम लोग पृथ्वी में चिपके हुए हैं। लेकिन चंद्रमा पे भी यही ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन उसका वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गया। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, मतलब अगर पृथ्वी पे 6 गुना ज्यादा फोर्स लग रहा है तो चंद्रमा पे जब तू जाएगा तो 1 गुना ज्यादा फोर्स लगेगा। कहने का मतलब पृथ्वी पे अगर तू 60 केजी का है तो चंद्रमा पे तू जाके 10 केजी का हो जाएगा, समझा। इसलिए चंद्रमा पे तू जब जाएगा तो तू वहां पे ऊंचा ऊंचा छलांग मार सकता है पृथ्वी के मुकाबले, समझ गया ना ब्रो। अगला है मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय बल। अब तू गौर कर बचपन में या फिर अभी भी तू देखता होगा तेरे पास चुंबक होगा ना, है ना, या तो गोल चुंबक होगा या तो लंबा वाला चुंबक होगा, ठीक है। तो जब तू उसको लोहा के पास लेके जाता होगा तो वो लोहे में चिपक जाता होगा, ठीक। तू एक चीज और देखता होगा, तेरे पास जो कांटी होगा, लोहा का कांटी होगा, जब तू उसको चुंबक को इस कांटी के पास लेके जाएगा, नेल के पास, तो वो कांटी चुंबक में चिपक जाता है, समझा कि नहीं। तो ये होता क्यों है, तो ये चुंबक में एक फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल, इंग्लिश में मैग्नेटिक फोर्स। वो क्या करता है, लोहा को, जो मेटल होता है उसको अपनी ओर चिपकाता है, समझा। अगला है ब्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत स्थैतिक बल, समझा। ये होता क्या है, जब तू स्केल को या फिर कंघी को अपने बाल में घसेगा ना, उसके बाद उसको पेपर के पास जब लेके जाएगा, पेपर के टुकड़ा के पास, तो तू देखना वो स्केल में पेपर का टुकड़ा चिपकने लगेगा, उस कंघी में पेपर का टुकड़ा चिपकने लगेगा, समझ गया। ये होता क्यों है ब्रो, ये होता इसलिए जब तू स्केल को या फिर कंघी को अपने बाल में घिसेगा ना तो उसके ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज, समझा। और जब तू पेपर के पास उसको लेके जाता है तो पेपर में होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव एक साथ आता है तो वो एक दूसरे में जुड़ जाता है, समझ गया कि नहीं, समझा। उसी तरह से जब निगेटिव और निगेटिव एक साथ आएगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, समझ गया ना। और पॉजिटिव एक दूसरे के पास आएगा तो वो भी दूर भागेगा। लेकिन जब दो अपोजिट चार्ज आता है, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव या फिर निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होता है, वो जुड़ जाता है एक दूसरे में। लेकिन सेम चार्ज जो होता है वो दूर भागता है। जिस तरह से लड़का लड़का दूर भागता है, लड़की लड़की दूर भागती है, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, प्लस प्लस दूर होता है, माइनस माइनस दूर होता है। लेकिन लड़का लड़की एक साथ आ जाता है, उसी तरह से प्लस और माइनस एक दूसरे में चिपक जाता है, समझा। अगला है ब्रो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गति के नियम, ठीक है। और इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आइजैक न्यूटन ने ही ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया, गति का नियम दिया, इसीलिए उसका नाम पे ही हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, समझ गया। इसमें 3 नियम होते हैं जिसको कि हम लोग एक एक करके देखते हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो, ठीक है। एग्जाम में अधिकतर इसे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ देगा, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम, समझा। इसमें क्या होता है कि जैसे तू प्लेग्राउंड में खेलने के लिए गया, वहां पे फुटबॉल पड़ा हुआ है, तो क्या वो अपने आप चलेगा, नहीं, उसको चलाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक बल लगाना पड़ेगा, समझा। जब हम लोग बल लगाए, पैर से उसमें मारे, है ना, तो वो चलना स्टार्ट किया, तो वो तब तक चलते रहेगा जब तक कि उसके ऊपर से एक बाहरी बल ना लगे उसको रोकने के लिए, समझ गया। तो आसान भाषा में अगर तेरे को समझाएं पहला नियम, तो पहला नियम कहता यही है कि कोई भी चीज अपने अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगे, समझा। तो वही लिखा हुआ है, कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में
या समान गति से चलते रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे जाए। समझा कि नहीं? अब सवाल उठता है ब्रो कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया क्यों कहते हैं? ठीक है, इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया क्या होता है? रेसिस्टेंस टू चेंज, मतलब परिवर्तन का विरोध करना। जैसे अगर तेरे को कोई सुबह सुबह उठाता है तो तू उसको विरोध करता है, नहीं भाई हम 10 बजे उठेंगे। ठीक, तो बस वही विरोध करता है। अगर मान ले तू बैठा हुआ है, तेरे को कोई जबरदस्ती हिलाएगा अपने जगह से, तू बोलेगा ना यार मेरे को मत हिला, तो उसका विरोध करेगा। अगर तेरे को कोई काम करने का मन है, तू वो काम कर रहा है और तेरे को आके कोई परेशान करेगा, तो तू उसको रोकेगा ना, ए भाई मेरे को काम करने दे। समझ गया? तो बस वही चीज है। तो वही जो तू विरोध कर रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। समझ गया? तो कोई भी वस्तु अपने स्टेट में ही रहना चाहता है, अपनी स्थिति में ही रहना चाहता है, अपनी स्थिति से वो बाहर नहीं निकलना चाहता है, तो वो बाहर नहीं निकले, इसीलिए वो क्या करता है? इनर्शिया फोर्स लगाता है। इनर्शिया फोर्स क्या है वो समझ आओ। जैसे तू यहाँ पे देख सकता है, एक गिलास है, गिलास के ऊपर पेपर रखा हुआ था। ठीक है, उस पेपर के ऊपर एक टैबलेट रखा हुआ था। जब पेपर को मारा गया, मतलब हटाया गया गिलास के ऊपर से, तो वो टैबलेट गिलास में गिर गया, ना कि पेपर के साथ आगे गया। ऐसा क्यों? क्योंकि टैबलेट जो था वो पेपर के ऊपर रेस्ट कर रहा था। ठीक, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहा, ना कि मूव किया। समझ गया? एक सिंपल सा एग्जांपल तेरे को समझाते हैं। जब तू बस में बैठेगा, है ना, या फिर कार में बैठेगा, तो जब कार चल रही होगी, तो चलते चलते अचानक से जब ब्रेक मारता है ना, तो क्या होता है? आदमी आगे की ओर झुकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कार चल रही थी तो तू मूव कर रहा था, तेरा बॉडी मूव कर रहा था, तो तेरा बॉडी अभी भी चाह रहा है कि तू आगे ही मूव करे, मतलब आगे ही बढ़ते जाए। इसीलिए जैसे ही ब्रेक मारा तो तेरा बॉडी आगे की ओर झुक गया। समझ गया? दूसरा कंडीशन ये है कि तू कार में बैठा हुआ है या बस में बैठा हुआ है और अचानक से बस स्टार्ट होके आगे चलने लगी, तो तेरा बॉडी पीछे की ओर झुकेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब तू बैठा हुआ था बस में, जब बस नहीं चल रही थी, तो तेरा बॉडी रेस्ट में था। समझा? अब अचानक से बस चली तो तेरा बॉडी अभी भी चाह रहा है कि वो स्थिर ही रहे, रेस्ट में ही रहे, इसीलिए वो पीछे की ओर मुड़ जाती है। अब इसको इस तरह से समझ, जब बस रेस्ट में थी, ठीक है, तो तेरा बॉडी यहाँ ऐसे सीधा था। अब जब बस चली, तो तेरा ये जो है, जो पैर नीचे जमीन पे वो यहाँ पे आ गया, लेकिन तेरा सर जो है ऐसे पीछे मुड़ गया। अभी भी चाह रहा है तेरा बॉडी कि भाई नहीं, तू उसी पोजीशन पे रहे, तू पहले जहाँ पे था। ये आसान भाषा में तेरे को समझाने का हम कोशिश किए, हो सकता है हम नहीं समझा पा रहे हो। अगर तू नहीं समझ पा रहा है तो ब्रो एक बार तू कमेंट कर दे मेरे को, ठीक है? हम तेरे को जरूर समझाने का कोशिश करेंगे दोबारा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल में वही, मूविंग बस स्टॉप्स, पर्सन फॉल फॉरवर्ड। जब बस रुकता है अचानक से तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, और जब चलता है तो आदमी पीछे की ओर झुक जाता है। और हमेशा एक बात याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनर्शिया फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। तो अगर कोई चीज इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स कैसे लगेगा? इनर्शिया फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में लगेगा। ये हो गया इनर्शिया फोर्स, और ये हो गया फोर्स। लॉ ऑफ मोशन का, गति के नियम का दूसरा नियम देखते हैं। ठीक, इसका नाम होता है बल का नियम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स, और लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी इसको बोला जाता है। उससे पहले तो ये समझ कि एक बॉल है, ठीक है, रखा हुआ, उसको अगर तू धीरे से मारेगा तो वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। ठीक, मान ले 1 न्यूटन के बल से अगर तू इसको मारा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन वही बॉल को अगर तू जोर से मारा, मान ले 5 न्यूटन के बल से, तो वो बॉल स्पीड में आगे बढ़ेगा। समझा? एक बात को समझ गया? अब दूसरा बात को समझ कि मान लेते एक बॉल है 1 किलो का, तो इसको हिलाने के लिए कम पावर लगेगा, मान लेते 1 न्यूटन लग रहा है। अब मान लेते एक और बॉल है जिसका 10 केजी वजन है, ठीक है, तो उसको हिलाने के लिए मान लेते हैं हम लोग को 10 न्यूटन का जरूरत पड़ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जितना जोर से मारेंगे उतना तेजी से ही कोई भी चीज मूव करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। बॉल के एग्जाम्पल में जितना जोर से हम लोग बॉल को मार रहे थे, उतना तेजी से ही वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था। और दूसरा केस ये था कि जितना भारी सामान रहेगा, वस्तु रहेगा, हम लोग को उतना ताकत लगाना पड़ेगा। समझा? तो दूसरे नियम में भी यही कहा गया है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो गया अपना स्पीड, और मास हो गया अपना वजन। कहने का मतलब ये है, अगर वजन बढ़ेगा किसी भी चीज का, तो उसको हिलाने के लिए हम लोग को ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। समझ गया ना? तो मास हो गया अपना वजन, दूसरा हो गया फोर्स, मतलब जितना ज्यादा हम लोग किसी भी चीज के ऊपर बल लगाएंगे उतना तेजी से ही वो मूव करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सिलरेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? एफ इक्वल टू एम ए। ये हो जाता है, एफ इक्वल टू हो जाता है फोर्स, एम का मतलब हो जाता है मास, और ए का मतलब हो जाता है एक्सिलरेशन। समझा? तो वही ये फॉर्मूला हो गया लॉ ऑफ फोर्स का, लॉ ऑफ एक्सिलरेशन का। वही एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ब्रो कि लाइट बॉल मूव्स फास्टर देन हैवी बॉल। जो हल्का बॉल होगा वो ज्यादा स्पीड में एक जगह से दूसरे जगह जाएगा भारी बॉल के मुकाबले। एक बात ध्यान देना ब्रो कि मास और वेट, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज होता है। इस चीज को तू गौर कर, ठीक है? मास क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और वेट को हिंदी में बोलते हैं भार। उससे पहले तू ये समझ, तू एक लड़का है या फिर लड़की है जो भी,
तो तेरा वही आंख है, तेरा वही नाक है, तेरा वही शरीर है, समझ गया, जो तू अपने घर में है। अब तू किसी दोस्त के घर गया, किसी रिलेटिव के घर गया, तो तेरा वही है आंख, तेरा वही नाक, तेरा वही शरीर है, समझा। लेकिन तू घर में जो कपड़ा पहना होगा वो कपड़ा पहन के नहीं गया होगा, तू अपना कपड़ा बदल लिया होगा। तेरा बात करने का जो तरीका होता है घर में, वो बदल जाता है दूसरे के घर जाके, समझा। तो ये जो तेरा शरीर है जो नहीं बदला, वो हो गया मांस, समझा। और जो तेरा कपड़ा और तेरे बात करने का तरीका है, वो जो बदल गया, उसको बोलेंगे हम लोग वेट। बहुत ही आसान भाषा में समझ, समझा। तो अब समझ कि मास क्या होता है। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक। किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक। मतलब जैसे तेरा शरीर है वो मास हो गया। मास क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है, कहीं भी जाओ सेम रहेगा। अपने घर में भी तू वही इंसान था, दूसरे के घर में भी वही इंसान था, मतलब तेरा शरीर वही सेम है। उसी तरह से पृथ्वी पे तू है तो वही शरीर तेरा सेम है, चंद्रमा पे जाएगा तो वही शरीर सेम रहेगा, मंगल ग्रह पे चला जा वही शरीर सेम रहेगा, पानी के अंदर घुस जा वही शरीर सेम रहेगा, हवा में चला जा वही शरीर सेम रहेगा, समझा कि नहीं। ये रियल क्वांटिटी है तेरा, ठीक। उसके बाद फिर इसको नापते किस में है, इसको नापते केजी में, इसका यूनिट होता है किलोग्राम, समझा ना। वही एग्जांपल में है, अर्थ पे भी तू वही इंसान रहेगा और मून पे भी तू वही इंसान रहेगा, समझा। दूसरा अब हम लोग देखते हैं वेट। भार क्या होता है। वेट होता है पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, उसे उसका भार कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से तू अपना कपड़ा बदलता है, अपने घर में अलग कपड़ा पहना, दूसरे के घर गया अलग कपड़ा पहना, शादी में गया अलग कपड़ा पहना, किसी के अगर मरनी में जाता है तो उतना जिगजैग में नहीं जाते हैं, है ना, उसमें अलग कपड़ा पहनते हैं। तो वही चीज है, वेट जो होता है वो जगह जगह के अनुसार बदलता है। अगर तू पृथ्वी पे है तो वहां अलग वेट है, चंद्रमा पे चला जाएगा तो वहां अलग वेट है, समझा। तो वही लिखा हुआ है, वेट चेंज होता है लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ध्यान देना, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल पे ये डिपेंड करता है, और इसका यूनिट होता है न्यूटन। समझ आप बात को, कि अर्थ पे पृथ्वी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो अप्रॉक्स लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और मून पे जो चंद्रमा पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है 1.6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के मुकाबले 1/6 भाग है। अगर आसान भाषा में समझ, किसी भी चीज को तू 6 टुकड़ा में काट, समझा, उस 6 टुकड़ा का एक टुकड़ा, समझा ना, उसी को बोलेंगे 1/6। इसको ऐसे समझ, पृथ्वी पे अगर 60 न्यूटन का बल लग रहा है, समझा, तो चंद्रमा पे तेरे ऊपर कितने न्यूटन का बल लगेगा। जब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है, तो उस हिसाब से अगर तू पृथ्वी पे 60 न्यूटन का है तो चंद्रमा पे उसका 1/6 भाग होगा, ठीक। जब इसको सॉल्व करेगा तो 60 को 6 से भाग दे दे तो ये हो जाएगा 10। तो समझ जा, पृथ्वी पे तू 60 न्यूटन फील कर पा रहा है तो चंद्रमा पे तू 10 न्यूटन फील करेगा, समझ गया। इसीलिए हम लोग पृथ्वी पे चिपके हुए रहते हैं, समझा, ज्यादा जंप नहीं कर पाते हैं, समझ गया। लेकिन चंद्रमा पे जब हम लोग चले जाते हैं तो हम लोग लंबा जंप कर पाते हैं, समझा। इसीलिए वहां पे देखता होगा आदमी उछल उछल के चलता है, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। अब हम लोग लॉ ऑफ मोशन का तीसरा नियम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक्शन रिएक्शन लॉ, हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, समझा। इसमें होता क्या है, अगर जैसे दीवार है, दीवार को तू दौड़ के गया और उसमें धक्का मारा, तो तू देखेगा तेको भी बहुत जोर का चोट लगता है, समझा। कहने का मतलब यही है कि हर एक क्रिया का बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। अगर सिंपल एग्जांपल से तेको समझाएं ब्रो, जब तू झुलवा झुलता होगा ना, तो तू जितना आगे की ओर जाता है, यहाँ पे ये हो गया अपना सेंटर पॉइंट, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं आके, ठीक है। उसके बाद हम लोग जितना पीछे जाते हैं उतना ही आगे भी जाते हैं हम लोग, ध्यान देना, समझा। अगर तू यहाँ पे गया तो यहाँ से आएगा तो तू यहाँ तक ही आ पाएगा। तू यहाँ इतना दूर चला गया पीछे, तो तू आगे भी इतना दूर चला जाएगा, समझ गया ना ब्रो। दूसरा एग्जाम्पल अगर तेरे को हम समझाएं ब्रो, तो तू क्या कर, दीवार को अपने उंगली से दबा, समझा। तो तू देखेगा तेरा उंगली भी मुड़ रहा है, समझा कि नहीं। ये हो क्यों रहा है, तू जितना फोर्स लगा रहा है दीवार पे, दीवार भी तेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब विपरीत दिशा में। अगर तू इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो वो जो फोर्स लग रहा है तेरे ऊपर, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, विपरीत दिशा में, समझा। तो वही लिखा हुआ है, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर। तू इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो एक फोर्स तेरे अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है, समझ गया। एग्जाम्पल देख ले, रॉकेट मूव्स अप, गैस मूव डाउन। जब रॉकेट उड़ता है ना, तो तू देखता होगा नीचे से आग निकलता है, वो आग क्या होता है, वो गैस होता है, समझा। उसी गैस के वजह से रॉकेट ऊपर जा पाता है। वो आग नीचे आया, नीचे धक्का लगा रहा है और रॉकेट ऊपर जा रहा है, समझ गया। गन रिकॉइल, जब तू गोली चलाएगा तो एक गोली जैसे ही बंदूक से निकलेगी आगे, तो तेरा बंदूक पीछे आ जाएगा, समझा, तेरे को एक झटका सा महसूस होगा। उसके बाद फिर है नौ से कूदना। जैसे कहने का मतलब ये है ब्रो, कि तू नौ से गया था घूमने के लिए, ठीक है, घूम फिर के आया, तू थक गया, अब बोला हम घर जा रहे हैं, नौ साइड में लगाया। उसके बाद फिर तू नौ साइड में लगाया, उसके ऊपर खड़ा होकर तू छलांग मारा, तो जमीन पे आ गया, तो देखेगा तेरा नाव भी पानी में थोड़ा दूर पे चला गया, पहले किनारे पे था लेकिन अब जो है थोड़ा दूर पे चला गया। ऐसा किस लिए, क्योंकि
तू जितना फोर्स आगे लगाया था, जितना बल तू आगे लगाया था, उतना ही बल पीछे लगा था। समझा? इसीलिए नाव पीछे की ओर चला गया। यही है अपना न्यूटन का तीसरा नियम, हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। हमेशा याद रखना, ये विपरीत दिशा। समझा? अगर तू इस दिशा में बल लगा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका प्रतिक्रिया दिखेगा, एक बल दिखेगा देखो। तो यहाँ पे जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कंप्लीट हो चुका है। समझा? अब हम लोग जो है अब हम लोग रिवीजन कीवर्ड्स एक बार देख लेते हैं, मतलब कौन कौन सा वर्ड याद रखने लायक है, मतलब रखना चाहिए। लायक क्या होता है ब्रो? सब कुछ मतलब जो पढ़ाए मतलब सब इंपॉर्टेंट ही है। समझ गया? तो पहला अपना वर्ड है फोर्स। फोर्स का हिंदी मीनिंग होता है बल। पुश या पुल, किसी चीज को धक्का लगाते हैं या फिर अपनी ओर खींचते हैं तो हम लोग बल लगाते हैं। समझ गया? दूसरा है कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको बोलते हैं स्पर्श बल, जिसमें कि फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। जैसे गेट बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से उसको छूते हैं, है ना? तो मतलब उसको स्पर्श किए, मतलब छुए तब जाके फोर्स लगा। दूसरा एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें कि हम लोग बिना छुए उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। समझ गया? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद है इनर्शिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। ठीक। अपोजिंग टू मोशन चेंज, अगर कोई चीज रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना चाहता है, कोई चीज चल रहा है तो वो चलते ही रहना चाहता है। तब तक वो चलते या फिर रुका रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर बाहर से एक फोर्स ना लगे, बल ना लगे। ठीक है? उसके बाद है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण। ठीक है? ये क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर तू इस डायरेक्शन में चल रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। इससे क्या होता है? हम लोग स्लिप नहीं होते, स्लिप होने से बच जाते हैं। ठीक है? उसके बाद एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। अगर तू किसी चीज में धक्का लगा रहा है 1 न्यूटन का, तो वो भी ते पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। समझ गया? एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है त्वरण। समझ गया? स्पीड का चेंज होना। अब हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू एमसीक्यू। ये वही 4-5 क्वेश्चन है ब्रो जो कि हर एक बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से। समझ गया? तो इसको एक बार अगर तू गौर से देख लिया तो तू समझ जा कि तेरा 1 नंबर फिक्स है। समझा? तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, जब चलती बस अचानक रुकती है और यात्री आगे की ओर झुकते हैं तो ये किस नियम का उदाहरण है? तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता था? दूसरा नियम ये था कि अगर कोई वस्तु है, जैसे एक बॉल है, अगर उसको जोर से मारेंगे तो वो ज्यादा स्पीड में आगे जाएगा, अगर उसी बॉल को धीरे से मारेंगे तो वो धीरे धीरे आगे जाएगा। समझ गया? एक और चीज कहता था कि अगर कोई भारी चीज है उसको हिलाने में ज्यादा बल लगेगा, कोई हल्का चीज है तो उसको हिलाने में कम बल लगेगा। तो ये तो नहीं होगा लाला। दूसरा देखते हैं पहला नियम। तो पहला नियम क्या कहता था? पहला नियम ये था ब्रो, कोई भी वस्तु अपने जगह पे ही रहना चाहता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। समझ गया? तब तक वो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसको हम लोग बाहर से हिलाएंगे नहीं बल लगा के। तो ये हो जाएगा अपना पहला नियम सही। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला नियम। समझा? तीसरा नियम क्या कहता था? तीसरा नियम था हर क्रिया का विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है। तो ये तो नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण नहीं, ये भी नहीं होगा। समझ गया? दूसरा, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बल का मतलब होता है फोर्स, और फोर्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है? और न्यूटन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एन। समझ गया? तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। अगला क्वेश्चन है अपना एफ इक्वल टू एम ए, किसका सूत्र है? फोर्स इक्वल टू मास। एम का मतलब होता है मास, ए का मतलब होता है एक्सिलरेशन, त्वरण। ठीक है? ये किसका सूत्र है? तो ये न्यूटन का दूसरे नियम का सूत्र है। समझ गया? लास्ट और चौथा क्वेश्चन है अपना चुंबकीय बल किस प्रकार का बल है? चुंबक बल मतलब चुंबक जो होता है अपने पास, ठीक है, उसके पास अगर हम लोग कोई लोहा लेके जाते हैं, मान लेते हैं कांटी लेके गए, तो उसको चिपका लेता है। तो वो जो बल लगाता है वो किस तरह का बल है? वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रो असंबंध बल, या फिर असंपर्क बल, या फिर अस्पर्श बल, जिसमें कि छूने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस वो अपने आप चिपका लेता है अपने में। समझा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी वही है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझा कि नहीं? तो यहाँ पे जो अपना पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं ब्रो, वर्क, एनर्जी और पावर। वर्क का मतलब यही है बेसिकली ब्रो कि अगर हम लोग किसी भी चीज के ऊपर बल लगाते हैं, ठीक है, अगर एक बॉक्स है इसके ऊपर हम लोग बल लगाएं, फोर्स लगाएं, तो ये बॉक्स अपने जगह से हिलेगा। तो ये जो हिला तो ये काम हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क, काम। ठीक है? दूसरा एनर्जी। एनर्जी मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो हम लोग को ऊर्जा चाहिए। समझ गया? तो वही हो गया अपना एनर्जी। और ये अलग अलग एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद फिर पावर, किस दर से हम लोग काम कर रहे हैं उसी को बोलते हैं पावर। तो इसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अगर तेरे को यहाँ तक भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो तू एक बार वापस से ऊपर जा, एक बार वापस से इस वीडियो को देख, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कॉमेंट कर। ठीक है? हम तेरे को पूरा समझाने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर तेरा कोई फीडबैक हो तो तू मेरे को जरूर फीडबैक दे यार। हम चाहते हैं तू मेरे को फीडबैक दे ताकि हम इंप्रूव कर पाए, क्योंकि मेरे को लगता है हम जो तेरे को पढ़ा रहे हैं ना, हम समझाने में असमर्थ है, मतलब हम तेरे को समझा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए शायद हम एक चीज को 2-3 बार रिपीट कर देते हैं, है ना? तो तू मेरे को फीडबैक दे कि हम सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे मेरे को थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है, कैसे हम तेरे को समझाएं जो तू समझ पाए। समझ गया? बाकी सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, जिंदगी भर इंसान सीखते रहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता ब्रो। तो आज के लिए ब्रो इतना ही काफी है, हम लोग अगले टॉपिक में मिलने वाले हैं। ठीक है? तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।